हेलो मेरे प्यार बच्चों। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने कल साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लास जो है अभी अधूरी रही। कल हमने क्लास के बारे में जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना चाहिए। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार जो बचे हुए हैं उसके बारे में और हम जानेंगे। कल हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, दो और अभिक्रियाएं हैं जिसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि विस्थापन, जो आपने साइंस जो आप आगे पढ़ेंगे कि जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या किसी वस्तु को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ खिसका देना, इसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो आइए हम आपका समय जया ना करते हुए सीधे आपके बोर्ड की तरफ चलेंगे, जहां आप स्लाइड की मदद से आपकी जो भी कंफ्यूजन हो उसको दूर करें। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले आपको जो तत्वों की अभिक्रियाशीलता है कि कौन से तत्व सबसे अधिक रिएक्टेंट है, यानी कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशीलता है कौन से तत्व की। अभिक्रियाशीलता के कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और वो किसी से भी अभिक्रिया तुरंत कर लेते हैं, जिसमें आपके बोर्ड पे दिया हुआ है अभिक्रियाशीलता के आधार पे धातुओं का क्रम, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे भी अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम, जिसका सिंबल के होता है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये किसी भी अदर एलिमेंट से जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पोटेशियम के बाद सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, टीन है, लेड है, कॉपर है, इसके बाद मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। सॉरी माफ कीजिएगा, कैल्शियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, इसके बाद एल्युमिनियम होगा। तो आपने देखा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पे जो धातुओं का क्रम है, जिसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है धातुओं का क्रम अपने कॉपी में नोट डाउन करें और उसको अच्छे से याद कर ले, ताकि आप जब आगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़े तो ये बहुत आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आइए अब हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाने। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो होता क्या है कि एक यौगिक, जिसमें हो सकते हैं कुछ धातु या धातु हो, उसको एक अन्य धातु अपनी तरफ खींचता है, यानी अपनी तरफ आकर्षित करता है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में और हम विस्तृत से जानेंगे स्लाइड के माध्यम से। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें है कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से उनके यौगिक को अलग कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जेडेन, जो कि एक जिंक है, ये सॉलिड फॉर्म है। ये कॉपर सल्फेट एक यौगिक से जब ये रिएक्शन करता है तो आपको पता है कि जेडेन यानी कि जिंक और कॉपर में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील तत्व है वो जिंक है। तो जिंक करता क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से सल्फेट को अपनी ओर खींचता है और उसको विस्थापित कर देता है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है कि जेडेन जो है कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से सल्फेट को अपनी तरफ ये खींचता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, कॉपर बचता है। आप जानते हैं कि आज की जो दुनिया है उसमें आप देखते हैं कि जो सबसे अधिक ताकतवर होता है वो कम ताकतवर वाले जो इंसान होते हैं उनको हमेशा दबाया जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि जेडेन जो है कॉपर से अधिक ताकतवर है, यानी कि अभिक्रियाशील बहुत अधिक है। इसीलिए जो कॉपर के पास सल्फेट है उसको अपनी तरफ जो है वो क्या करता है, खींच लेता है। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और सारे आपके पास एग्जांपल है, जैसे फेरस कॉपर सल्फेट से करता है तो यहाँ पे फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। इसी तरीके से जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है तो जिंक जो है SO4 को अपनी तरफ खींचता है और बाकी आपका हाइड्रोजन गैस बच जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो जैसे आपने अभी देखा कि विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही तत्व किसी अन्य यौगिक से उनके जो अलग अलग एलिमेंट है उनको क्या विस्थापित कर रहे थे, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है
कि इसमें दो अलग अलग यौगिक जो है वो अपने एलिमेंट को अलग अलग विस्थापित करते हैं। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व जो है एक दूसरे यौगिक के आयनों का जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, विस्थापित करता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है उसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और इसमें भी वही रूल लगता है कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो एक दूसरे के आयन को अपनी तरफ खींचता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे सोडियम सल्फेट एक अलग यौगिक है और बेरियम क्लोराइड जो है एक अलग यौगिक है। आप यहां पे देखेंगे तो यहां जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड जब दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो बेरियम जो है सोडियम का जो एलिमेंट है SO4 इसको अपनी तरफ खींचता है, और यहां पे बेरियम क्लोराइड में जो क्लोरीन के अणु है उसको सोडियम जो है वो अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में जब रिएक्शन होता है तो यहां पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहां पे दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे कि एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। यहां पे लीड नाइट्रेट है और यहां पे पोटेशियम आयोडाइड है। जब ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो यहां पे लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, यानी कि ये दोनों यौगिक अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान कर लिए। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, यहां हमने कल भी पढ़ा था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हमको क्लास 10 के साइंस में जो चैप्टर 1 में पढ़ना है, जिसमें आपने संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में पढ़ चुका है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में चलेंगे, और अगला जो टॉपिक हमारा है, दो और इसमें रिएक्शन आते हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। तो हम समझेंगे कि आखिर सर ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन जिसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ये जो रिडक्शन है जिसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, उपचयन अभिक्रिया, इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की जो होती है वो कमी होती है। जबकि सेम इसका जो उल्टा है, रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन जो अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। आप यहां पे देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कि वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन जो है उसकी कमी होती है। जैसे आप यहां पे देखेंगे कार्बन और कार्बन के साथ जब O2 का रिएक्शन होता है तो यहां पे CO2 बनता है। तो आप यहां कह सकते हैं कि यहां जो कार्बन है, कार्बन का उपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ गया है। तो जब भी ऑक्सीजन किसी दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि उपचयन अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन का हटना ही आप कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जो है उसमें जुड़ जाता है, वृद्धि होती है। आप यहां पे देखेंगे COO, CuO, इसके बाद ये जब H2 से रिएक्शन करता है तो Cu के पास जो ऑक्सीजन है वो जो है H2 के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ा उसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि उस एलिमेंट का जो है क्या हुआ, उपचयन हुआ, और ऑक्सीजन जिसके साथ था उससे हट गया तो उस एलिमेंट का क्या होगा, अपचयन होगा, यानी कि रिडक्शन होगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ यहां ऑक्सीजन जुड़ा, इसीलिए हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, जबकि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो उससे दूर हो गया, इसीलिए कॉपर का अपचयन हुआ। आप यही पढ़े हैं कि अपचयन अभिक्रिया जो होता है, रिडक्शन रिएक्शन, उसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब आप यहां पे देखेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है तो जिंक के पास जो ऑक्सीजन के अणु है वो जिंक से हटेंगे और यहां पे कार्बन के पास आया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो कार्बन है उसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा तो आप कहेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का उपचयन हुआ है,
और यहाँ पे जो जिंक के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन जिंक से जब हट गया तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जिंक का जो है अपचयन हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन जो रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं एकदम पूरी एकाग्रता से और पूरे एनर्जेटिक होकर अपने बोर्ड एग्जाम की ये जो क्लास चल रही है आपके यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी जपला पे आप लोग देखते होंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको ज्यादा से ज्यादा भी शेयर करते होंगे और इसको लाइक भी करें। और आपको अगर चीजें समझ में आए तो कमेंट में भी आप अपना कमेंट रख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है संचारण। संचारण के बारे में आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु को वायु, आर्द्रता, नमी या अम्ल ऐसे किसी भी अन्य चीजों के संपर्क में आते हैं तो उसपे एक ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की जो है वो परत चढ़ जाती है, जिससे वो वस्तुएं होते हैं वो धीरे 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 समय के साथ खत्म हो जाते हैं। जैसे आप अगर आपके पास कोई लोहा का टुकड़ा है तो आप जब उसको बाहर छोड़ देंगे तो आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उसपे एक भूरे रंग का परत है जो कि एक ऑक्सीजन का परत होता है, ऑक्साइड का परत होता है, और वो धीरे धीरे जो होता है उस लोहे को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है और सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तब उनपे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जिसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगने का मतलब है कि लोहे की जो परत है उस पे ऑक्साइड की लेयर यानी कि परत चढ़ गई है। जो ये ऑक्साइड का लेयर करता क्या है, उस लोहे को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। अब आप यहां पे देखेंगे चांदी के बारे में आप जानते हैं, तो चांदी की जो परत है वो जो होती है काली हो जाती है जब उस पे ऑक्साइड की परत चांदी पे चढ़ता है। कब चढ़ता है, जब आर्द्रता, वायु या पानी या अम्ल किसी के साथ संपर्क में रहे तो चांदी के परत पे काली परत चढ़ जाती है। उसी तरीके से तांबे पर हरे रंग की जो है परत चढ़ जाती है, जिससे हम जानते हैं कि वो जो बहुमूल्य धातुएं हैं, चांदी, तांबा या कोई भी ऐसा धातु, वो धीरे धीरे जो है स्वतः नष्ट हो जाता है। तो इसी को हम संचारण बोलते हैं। उम्मीद है कि संचारण आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के हम बारे में बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है विकृत गंधिता। सॉरी, माफी चाहेंगे आपसे क्योंकि ये जो स्लाइड है कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो है आपका विकृत गंधिता। ये जो विकृत गंधिता है, रेंसिडिटी है, वो क्या है? तो विकृत गंधिता के बारे में आप जाने कि जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ, तेलीय का मतलब है कि जो तेल से बना हो, जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उनमें ऑक्सीजन की जो होती है वृद्धि हो जाती है। तो जब आप वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में रखते हैं तो वो उपचयित होते हैं और उपचयित होने के कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप अगर दुकान पे जाएं तो दुकान पे आपने चिप्स के और कुरकुरे के बहुत सारे ऐसे पैकेट खरीदे हो और आप देखें कि वो जो चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं वो फूले फूले होते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो उसमें आप जानेंगे कि उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें एक गैस भरी जाती है जिस गैस का नाम है नाइट्रोजन। अगर उस गैस को ना भरा जाए तो वो जो वसा युक्त पदार्थ है उसका गंध और स्वाद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप यहां देखेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल है कि इसीलिए कुरकुरे और चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरकर रखी जाती है ताकि वह वायु के संपर्क में ना आए और वो उपचयित होकर उसके स्वाद और गंध में कोई परिवर्तन ना आए, आप टेस्टी लगे और आप खाते हो इसको दुकानों से लेकर। तो विकृत गंधिता का मतलब ये होता है। अब दो अभिक्रिया और है जिसमें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसमें आप किसी भी यौगिक को ऊष्मा क्या करते हैं, इसमें आप ऊष्मा प्राप्त होती है। जब कोई यौगिक टूटता है तो उससे आपको एक्स्ट्रा ऊष्मा जो है वो मिलता है, यानी कि ऊष्मा प्राप्त होता है। जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है
इसमें आपको यौगिक को तोड़ने के लिए एक ऊपर से उष्मा देना पड़ता है। दोनों चीज आप समझेंगे, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। जैसे हमने बताया कि उष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया है, जब कोई भी यौगिक टूटता है तो इसमें एक्स्ट्रा हीट यानी कि उष्मा जो है वो बाहर निकलता है। लेकिन उष्मा शोषी अभिक्रिया जो है, इसमें आपको किसी भी यौगिक को, किसी भी रसायन को तोड़ने के लिए आपको अलग से उष्मा देना पड़ता है, तब वो क्या होता है, टूट पाता है। आप यहां एग्जांपल देखेंगे कि यहां जो है CH4 और ये ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो यहां पे CO2, H2O और कुछ उष्मा निकलते हैं, इसीलिए हम इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया जो है, इसमें यौगिक को तोड़ने के लिए अलग से उष्मा देना पड़ता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देकर तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको ये समझ में आया, और आज का जो क्लास है यहीं तक खत्म किया जाता है, और कुछ एक दो टॉपिक और इस चैप्टर में बचे हैं, तो हम कल के क्लास में उसको अच्छे से करेंगे, और इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय। और एक शायरी हम आपको जरूर कहना चाहेंगे, और शायरी ऐसी है क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं वहां आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, लाइनें होती हैं जहां से आप भटक जाते हैं, और आज हम आपको एक सैड शायरी सुनाना चाहेंगे, और उम्मीद है कि आप बहुत लाइक करेंगे इसको। कहना है कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन। ये आप अपने उनके बारे में बोलेंगे कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, और मेरे हक में तू नहीं बोला तो बोलेगा कौन। थैंक यू, आप इस सेशन के साथ जुड़े। राकेश सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।